उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा की स्थिति पहले से ही खराब चल रही है। ऐसे में सरकार सरकारी स्कूलों को डीमर्जर करने के माध्यम से जिस तरीके से बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया था, उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद के चलते उत्तर प्रदेश के न केवल विपक्षी राजनीतिक दल बल्कि स्कूलों के संगठन, शिक्षकों के संगठन, अब कई स्कूलों में छात्र और उनके अभिभावक भी प्रदर्शन करने लगे। सरकार अंततः दबाव में आ गई और उसने अपने फैसले को वापस ले लिया। आप देख रहे हैं, नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ का प्रादेशिक चैनल YBN उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के इस स्कूल संबंधी विवाद और जो फैसले थे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिशंकर मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में शिक्षक नेता अनिल यादव जी। सबसे पहले मैं शिक्षक नेता अनिल यादव जी आपसे सवाल कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन, खास करके सरकारी स्कूलों की जो प्राथमिक शिक्षा है, उसको लेकर के बहुत लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। शिक्षकों की कमी, सुविधाओं की कमी, बहुत सारी बातें होती रहती थी। सरकार इन चीज़ों को ठीक करने के बजाय, अपनी जवाबदेही लेने के बजाय एकदम से स्कूलों को बंद करने या उनका मर्जर करने की मुद्दे पर क्यों आ गई? सरकार की प्राथमिकता क्या है? आखिर वो प्राथमिक स्कूलों को या प्राइमरी शिक्षा को किस रूप में आगे ले जाना चाहती है? आप लोग चूंकि उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? देखिए, सरकार का अपना अपना नजरिया है, लेकिन बच्चों के दृष्टि से विद्यालय बंद नहीं होने चाहिए थे। और हम लोग लगातार आदेश आने के बाद सरकार से मांग कर रहे थे, जिस पे सरकार ने पुनः विचार किया और बच्चों के हित में अपना आदेश को, मर्जर आदेश को वापस लिया है। और सरकार कहीं न कहीं कंपोजिट विद्यालय जो विद्यालय हैं, उसको संसाधन उपलब्ध करा रही है। अभी हर कंपोजिट विद्यालयों में 3-3 लाख रुपए का एक-एक स्मार्ट क्लास आया है, बड़ी-बड़ी टीवी वाला। तो सरकार की सोच ये होगी कि हमारे हिसाब से सरकार की सोच ये होगी कि हम कम स्कूल को संख्या घटा के और उनको संसाधन दें। उनकी भी सोच सही थी, लेकिन बच्चों के दृष्टि से देखा जाए, अध्यापकों की दृष्टि से देखा जाए तो विद्यालय बंद करना उचित नहीं था। और आरटी एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है, उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। और पूर्व की सरकारों ने किसी नियम कानून के अंतर्गत ही 500 मीटर पे स्कूल खोले होंगे, उसको ये बंद करके जो अधिकारीगण हैं, कहीं न कहीं बच्चों के साथ, भविष्य के साथ उलझन पैदा किए हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आदेश को वापस कराया है, इसके लिए उनको धन्यवाद। हरिशंकर जी, अनिल जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, सरकार ने इसको वापस लिया, लेकिन सरकार ने जब इस आदेश को लागू किया था, इस बारे में कोई कंसल्टिंग नहीं की गई थी। ना तो ग्राम पंचायतों से कंसल्टिंग की गई, ना ही स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं उनसे बात किया गया, ना स्थानीय लीडर से बात किया गया। लखनऊ में बैठ कर के एक फैसला लिया गया कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। 3 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल हैं, अगर वहाँ संख्या 70 से कम है तो उन स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल कर दिया जाए। आपको लगता है कि इसके पीछे सरकार की क्या नीयत रही होगी? सिर्फ वह स्कूल कम करके संसाधन बढ़ाना चाहती है? नहीं, इसमें थोड़ा सा ये बीटीसी संघ के अध्यक्ष रहे अनिल यादव, ये बहुत बेहतर जानते हैं, लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं अपनी शिक्षक हितों के, बच्चों के हितों के। लगातार इन्होंने संघर्ष किया है और बहुत बड़े-बड़े संघर्ष किए हैं। मेरा मानना यह है कि सरकार के पास वस्तुतः बेसिक शिक्षा को लेकर के कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है। अभी तक ये बहुत भ्रम में है कि केंद्र की नीतियों को लागू करें या राज्य सरकार की नीतियों को बढ़ावा दें। अभी जैसे राज्य सरकार ने कंपोजिट विद्यालयों को बढ़ावा देने का फैसला किया है, तो कंपोजिट विद्यालयों को संसाधन दिए जा रहे हैं, उनको बहुत सारे संसाधन दे रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी? 30-35 होगी, 30-35 हजार होगी। हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि हमारे प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक विद्यालय हैं, लगभग 1,04,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं। 1,32,000 उनके लिए टीचर्स उपलब्ध कराना, उनके लिए शिक्षक उपलब्ध कराना, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ये सरकार के लिए हमेशा एक टेढ़ी खीर रहा है।
योजनाएं यहाँ बहुत बनती रही हैं, लेकिन स्पष्ट नीति का अभाव हमेशा से देखा जाता रहा है। जहाँ तक बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो ये केंद्र सरकार का ही शिक्षा आरटी नियम है, शिक्षा अधिकार अधिनियम, बच्चों को मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार विद्यालयों का विलय करती है, तो कहीं न कहीं से ये जो है बच्चों के मुफ्त शिक्षा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है पूरा। जहाँ और जैसे कि कंडीशन अब समझिए कि पहले जब ये तय हुआ था कि जिन बच्चों में 50 से कम छात्र हैं उनका विलय किया जाए, तो ऐसे ऐसे विद्यालयों की संख्या लगभग 34,000 आई थी। 27,000 के विलय का फैसला लिया गया था और उनमें से कम 10,000 ऐसे हैं जिनको विलय कर भी दिया गया है। 10,000 का विलय कर दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से अब नए आदेश के बाद जो है उनको हो सकता है क्या सोचें, कुछ विचारें, कुछ न कुछ डिसीजन भी लेंगे। अभी जो नया अधिक आया है कि 1 किमी से अधिक दूरी और 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों का ही विलय होगा। तो एक तरीके से सरकार बैकफुट पे आई है। सरकार अपने निर्णय के लिए को लेकर बैकफुट पे आई है, और शायद इसलिए आई है कि इसका प्रबल प्रतिरोध जो है शैक्षिक संगठनों ने किया था और शिक्षक नेताओं ने किया था, और कहीं ना कहीं से इसका इम्पैक्ट ग्राम समाज, बच्चों के अध्ययन और उनके भविष्य पर भी जाता है। हो सकता है आगे सरकार कोई और भी डिसीजन इसमें ले, लेकिन फिलहाल एक भ्रम की स्थिति जो पैदा हुई थी उससे थोड़ा सा अभी निजात मिलती दिख रही है। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों की संख्या लगातार घटती रही है। यह ऐसा नहीं कोई पहली बार ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 1,63,000 प्राथमिक स्कूल थे और 2023-24 में घट के 1,37,024 स्कूल रह गए। मतलब यह मर्जर के पहले ही इतनी बड़ी संख्या में स्कूल बंद किए जा चुके हैं, मर्जर स्कीम आने के पहले। और अब जो 1,32,000 इस समय वर्तमान में स्कूल हैं, उनमें भी मर्जर की स्कीम लाई गई, जिसके तहत 28 से 30,000 और स्कूल बंद होने वाले थे। तो सरकार धीरे धीरे जो है करीब करीब आरटी लागू होने के बाद प्रदेश में जो स्कूलों की संख्या बनाई गई थी उसके आधे पे या 60% पे आने की स्थिति में है। तो क्या आरटी के तहत गलत स्कूल बन गए थे? इसके पीछे जो एक रिपोर्ट आ रही है कि जाहिर सी बात है शहरी क्षेत्रों में समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ आबादी है और वहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी बड़ी संख्या में है, और जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी काफ़ी बच्चे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं, आदिवासियों के इलाके हैं, उन जगहों पर आबादी का सघन उतना क्षेत्र नहीं है, वो दूर दूर बसे हैं। उनके लिए छोटे छोटे स्कूल बनाए गए थे कि उनके बच्चे स्कूलों तक पहुँच पाएँ, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट भी सबसे ज़्यादा उन्हीं वर्गों के बीच में से आता है। अब सरकार इस बात को अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से कि बच्चे कम हैं और स्कूल नज़दीक नज़दीक बने हुए हैं, तो उनको हटा दिया जाए। जबकि आरटी एक्ट में कहा गया कि कोई भी बच्चा अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम प्राथमिक शिक्षा हासिल कर पाए। और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रोज स्कूल में, जाहिर सी बात गाँव में लोग बच्चे पैदल जाते हैं, इतनी दूर जाकर पढ़ाई नहीं करेंगे। इस फैसले से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग अगर होता है तो पिछड़े इलाके होते, वो आदिवासियों के इलाके होते। और इस मामले को, जैसा कि आप कह रहे हैं हरशंकर जी, कि इस मामले को राजनीतिक रूप से विपक्षी दलों ने तूल दिया और सरकार को ये लगा, जो ऑलरेडी ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रही है, कहीं ये मैसेज न चला जाए कि यह पिछड़ों और दलितों के लिए शिक्षा के अवसर को छीन रही है और इस मामले में राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तो सरकार बैकफुट पर आ गई। ये सही बात है, मैं यहाँ तक मानता हूँ। मैं एक मुद्दे पे और यहाँ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का जाल फैलता जा रहा है। यह स्कूल भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, टीचर नहीं है। ये एकल विद्यालय की बात जो आप सुने होंगे कि एक टीचर 5 क्लास के सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, वही हेडमास्टर है, वही चपरासी है, वही सब कुछ है। ऐसे स्कूलों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वह गैर मान्यता प्राप्त चल रहे प्राइमरी और निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर चुके हैं,
जहाँ उनको ज़्यादा फीस भी देनी पड़ती है, लेकिन उनको लगता है कि उनके बच्चे बेहतर पढ़ पाएंगे। इसलिए भी सरकारी स्कूलों से बड़ी संख्या में बच्चे छोड़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की कमी का कारण संसाधन की कमी है, स्टाफ की कमी है, शिक्षा का रेगुलर ना होना दिक्कत है। तो सरकार को पहले स्कूलों में संसाधन देना चाहिए या सिर्फ संख्या के आधार पर उनकी संख्या कम करके बचे हुए स्कूलों में संसाधन देना चाहिए? अनिल यादव जी, मैं इस पर आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो स्कूल रन कर रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त शिक्षा के संसाधन हैं, टीचर हैं? अगर टीचर नहीं है, दूसरी सुविधाएं नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे? अनिल जी। हाँ, देखिए, जो विद्यालय 10,000 कुछ विद्यालय बंद किए गए हैं और जो संचालित है, आपने 1 लाख से ऊपर संख्या बताया। अभी सरकार को इस पे काम करने की ज़रूरत है। अभी जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ बिजली की समस्या है, फैन नहीं है, विद्यालयों में बैठने की अभी वही प्रथा चल रही है, जिसमें अभी-अभी इस सरकार ने डेस्क बेंच का पैसा दिया है और अध्यापक जो हैं, हर विद्यालय में कम हैं। हम बताएँ, नगर क्षेत्र का स्थिति ये है कि एक अध्यापक 5-5 विद्यालय का चार्ज लिया हुआ है। वो दिन भर चार्ज का ही काम करता है, पढ़ाएगा कब? एक अध्यापक 4 विद्यालय का हेडमास्टर है। जब तक सरकार विद्यालयों को कम से कम प्राइमरी में 5 अध्यापक होना चाहिए और जूनियर में 3 अध्यापक कंपल्सरी होना चाहिए। लेकिन अधिकांश विद्यालय हैं जहाँ प्राइमरी में 1-2 अध्यापक हैं, जूनियर में भी 1-2 अध्यापक हैं। अनुदेशक और शिक्षामित्र के भरोसे विद्यालय चल रहा है। और जो मानक के विपरीत दूसरा है, जो अधिकारीगण हैं, मानक के विपरीत प्राइवेट स्कूलों का संचालित करा रहे हैं। इसका मुख्य प्राथमिक सरकारी जो परिषदीय विद्यालय हैं, उसका छात्रों की संख्या घटाव का मुख्य कारण है अवैधानिक रूप से जो प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। मानक विहीन मुख्यमंत्री जी कल मंत्री जी और मुख्यमंत्री दोनों का निर्देश आया है कि अधिकारीगण इस विद्यालयों को, जो मानक विहीन विद्यालय चल रहे हैं, बिना मान्यता के विद्यालय चल रहे हैं, इसको सघन जांच करके बंद कराया जाए। यदि ऐसा कर दिया जाता है और विद्यालयों में जो रिक्त पद है उसको भर दिया जाता है, कम से कम एक-एक विद्यालय में एक-एक चपरासी और एक-एक बाबू का यदि पद दे दिया जाता है, तो पुनः जो हमारा प्राथमिक परिषदीय विद्यालय है, पुनः अपने ऊंचाइयों पर जा सकता है। हरिशंकर जी, अनिल जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि समस्याएं स्कूलों में हैं, लेकिन राजनीतिक हलके में एक आरोप और आता है। मैं आपको उससे राजनीतिक दृष्टिकोण से जानना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है, जो विपक्षी दलों का आरोप है, कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक बेसिक मानसिकता है, उसमें शिक्षा को लेकर वो गंभीर नहीं है। वो उनको इस बात से, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है कि लोग पढ़ लिखें और आगे हायर एजुकेशन लें। शायद इसीलिए उन्होंने इस पर 8 साल की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में हो गई है, प्राइमरी स्कूलों की दशा सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। बार बार कहा जाता है कि मंदिरों पर और जो है धार्मिक कार्यों पर, आयोजनों पर जितना पैसा सरकार खर्च करती है, अगर वह कहीं स्कूल में खर्च कर देती तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का कुछ और ही रूप होता। हो सकता है कि इसमें विपक्ष का थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कोई आरोप लगाने की बात हो, लेकिन सच्चाई ये है कि प्राइमरी एजुकेशन या पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए यह योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ खास करती हुई नहीं दिख रही है। आप विपक्षी दलों की इन आरोपों को कहां तक सच पाते हैं, और इस सरकार क्या वास्तव में शिक्षा को लेकर के वह कमिटमेंट नहीं दिखता है जो कि धार्मिक मुद्दों को लेकर दिखता है? हरिशंकर जी। नहीं, मेरा अपना मानना है, देखिए, विपक्ष आरोप लगाएगा, राजनीति तो इस पर होनी ही होनी है, वो हो रही अलग मामला है। जो आरोप वो लगा रहे हैं कि सरकार कमिट नहीं दिख रही है, तो सरकार का कमिटमेंट दिखता है। 35,000 से अधिक कंपोजिट विद्यालय बनाए गए हैं, जगह जगह सारी चीजें, प्राथमिक शिक्षकों भर्तियां हुई हैं, में बहुत सारी चीजें कमिटमेंट है। लेकिन ये जो तुलना करते हैं, देखिए, भाजपा का एजेंडा मंदिर है, वो एजेंडा है तो वो एजेंडा अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये कहना कि शिक्षा उसकी प्रायोरिटी में नहीं है, ये भी गलत होगा। मैं शिक्षा प्राथमिकता में, अब जहां तक विपक्ष के आरोप बात करें, थोड़ा सा अगर गंभीरता सोचें तो सरकार सपा की भी रही है, सरकार कांग्रेस की भी रही है, मैं सरकार बसपा की भी रही है, तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति उनके समय भी ऐसी ही थी और उससे बेहतर ही हुई है। ये जो अभी विलय का एक मामला आया था, ये राजनीतिक एजेंडा इसलिए बन गया है क्योंकि सीधे सीधे शिक्षा, बच्चों के मुफ्त शिक्षा अधिकार का उल्लंघन करता है और विपक्षी दलों को लगता है कि इस मामले को उठाया जा सकता है।
सरकार के डिसीजन विद्यालयों में अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य ही था कि बच्चे अगर एक जगह हो जाएंगे तो हम अपने कम मानव संसाधन में उनको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। एक नजरिया इसका यह भी है। अब भाई ये बात गले तो शायद ही उतरे कि 4 बच्चों के लिए अगर एक टीचर रखा जाए ना, या 20 बच्चों के लिए टीचर रखा जाए ना, तो खैर एक राजनीतिक बिंदु विपक्ष ने उठाया है और उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, राजनीतिक इसका अलग दृष्टिकोण है ना। सर ये कहना थोड़ा सा कुछ ज्यादा होगा कि सरकार की प्रतिबद्धता में प्राथमिक स्कूल नहीं है। प्राथमिक स्कूल या शिक्षा भी है, बहुत सारे विद्यालय खुले हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज खुली हैं, बहुत सारे डिग्री कॉलेज में मान्यता मिली तो प्राथमिकता में है। लेकिन जो मुख्य एजेंडा भाजपा का है, भाजपा सरकार का है, वो उससे भी अलग नहीं हटे क्योंकि वो उन्हें राजनीतिक माइलेज देता है। वो मंदिर है। मंदिर की प्राथमिक शिक्षकों के प्राथमिक विद्यालयों के से तुलना करना वो अलग होगा। एक प्रशासनिक शासन की नीतिकारी निर्णय है, एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का निर्णय है। नहीं हरिशंकर जी, सवाल मेरा ये है यहाँ पर, क्या नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए जो प्राथमिक स्कूल हैं उनमें जितने शिक्षकों की ज़रूरत थी, जितने संसाधन की ज़रूरत थी, उस दिशा में काम हुआ? कुछ सिलेक्टेड स्कूलों को चुन करके काम कर लेना, जाहिर सी बात, जब आप बात कर रहे हैं 1.5 लाख स्कूलों की जिनकी संख्या घट के आज की डेट में 1,32,000 के आसपास रह गई है, तो उन स्कूलों के लिए अगर मान लीजिए उन्होंने 10-20 हज़ार स्कूल के लिए कोई चीज़ हो भी रही है तो जाहिर सी बात है वो प्रदेश का उससे भला नहीं हो रहा है। प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में है तो जो बेसिक ज़रूरतें हैं, कम से कम एकल विद्यालय खत्म किए जाएं, वहाँ पर 2 शिक्षक हों, और जिन इलाकों में बच्चे नहीं आ रहे हैं उसका कोई कारण जानने की कोशिश करें। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे ना आना मुद्दा नहीं है, वहाँ मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा स्कूल में संसाधन ना होना। बच्चे कहीं तो जा रहे होंगे या घर बैठ गए होंगे। कोई पेरेंट्स आज की डेट में स्कूल भेजने से अपने बच्चों को मना नहीं करना चाहता, लेकिन उसे लगता है स्कूल में जाके भी बच्चा अकेला बैठा रहेगा, टीचर आएगा ही नहीं। एक टीचर है, जैसा कि बता रहे हैं, एक टीचर 5-5 स्कूलों का भार संभाले हुए है, वो किसी और स्कूल में चला गया, तो पेरेंट्स भी कहते जाने की जरूरत क्या है जब टीचर ही नहीं स्कूल में। और उनके पास अगर विकल्प नहीं है तो बच्चे घर बैठ जाएंगे, या फिर अगर कोई निजी स्कूल चल रहे हैं, अवैधानिक रूप से चल रहे हैं या मान्यता प्राप्त चल रहे हैं, उधर चले जाएंगे। तो सरकार ने एक तरह से, जो मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार ने धीरे धीरे एजुकेशन को ये मान लिया है कि ये सरकारी दायित्व अब धीरे धीरे इसमें कम होना चाहिए और जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उस चीज़ को टेक ओवर करें। और जैसे आप इस मानसिकता में आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मिलने वाली सुविधाएं, वहाँ पर मिलने वाला संसाधन कम कर दिया जाता है और बच्चे अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं। तो सरकार की प्राथमिकता इससे चेक करना है कि सरकार क्या अपने स्कूल, जैसे दिल्ली की बात थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने उन्हीं स्कूलों को जिनमें बच्चे कभी नहीं आते थे, स्कूल बंद होने के कगार पे थे, इतने संसाधन लगाए कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जो है स्कूल छोड़ करके उन सरकारी स्कूलों में आने लगे, रिजल्ट देने लगे, आगे बड़ी कक्षाओं में उनका सिलेक्शन होने लगा। तो सरकार का ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, एक ढर्रे पे जैसा चल रहा है उसे चलाने की कोशिश हो रही है। जी हर्षंकर जी। नहीं, ऐसे बात, शिक्षा के स्तर पर बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं। प्राथमिक शिक्षा के लेकर विशेष तौर पर शिक्षकों की भर्ती हमेशा विवादों में फंसती रही है। शिक्षकों का सरकार उतना शिक्षकों को वेतन देने में भी सक्षम नहीं, एक आर्थिक भार भी पड़ता है। अनिल जी ने ये सारी लड़ाइयाँ देखी, संघर्ष देखा है। शिक्षा मित्रों की अलग समस्याएं हैं। सरकार को बहुत सारी एनर्जी अपनी हाईकोर्ट में खर्च करनी पड़ती, सारी ऊर्जा करनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर आपकी बात अपनी जगह सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बेसिक अंतर इस बात का है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत इंटीरियर है, बहुत दूर दराज है। अब सोनभद्र के स्कूलों में आप समझिए लोगों को 10-10 किलोमीटर जाना पड़ जाता है बच्चों पढ़ाने के लिए। तो बहुत सारी चीजें, बुनियादी स्तर पे ही बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये तय है कि अगर सरकार उसको प्राथमिकता पर लाए तो शायद कुछ सार्थक कदम आगे आते दिखाई पड़े।
मेरे ख्याल से हमें लगता है कि अनिल यादव जी बताएं कि किस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। हरिशंकर जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ये दावा करती है कि वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, जो कई देशों की जो इकोनॉमी से बड़ी होगी। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा विभाग को जो बजट दिया जा रहा है वो पर्याप्त है? और अनिल जी, मेरा आपसे सवाल है, अनिल जी आपसे मेरा सवाल है, क्या शिक्षकों को जो वेतन मिल रहा है आज की डेट में वो वेतन आकर्षक नहीं है? क्या टीचर उतना दायित्व निभा पा रहे हैं स्कूल में? जो कमी है वो तो अपनी जगह है, जो संख्या कमी है वो अपनी जगह है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर है उनकी जो दिक्कतें वो अपनी जगह है, लेकिन जो रेगुलर टीचर हैं आज की डेट में एक आकर्षक वेतन पा रहे हैं। शुरुआत उनकी 40,000 से ऊपर की सैलरी से होता है, अपने गांव के आसपास की कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन स्कूलों की दशा उनके द्वारा भी सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही है। और सरकार चूंकि हर समय शिक्षकों के विवाद, शिक्षक पॉलिटिक्स, और शिक्षकों का ये भी कहना है कि उनको लगातार कभी चुनाव में व्यस्त रखना, कभी किसी और चीज़ में व्यस्त रखना, ताकि वो शिक्षण कार्य नहीं दे पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। तो केवल सरकार के जो स्थिति है, सरकार का जो प्रेशर है, अगर वो सरकार शिक्षा को महत्व दे रही है तो कम से कम टीचरों को गैर टीचिंग ड्यूटी से मुक्त कर दे, फिर उनके साथ सख्ती करे कि आप सारे दिन जो है अपने स्कूल में रहिए। कई चीज़ें सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी हो सकती हैं। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या शिक्षक भी उतने गंभीर हैं? वो प्राइमरी स्कूलों को निजी स्कूलों की टक्कर में खड़ा करने के लिए कोई प्रयास करते दिख रहे हैं, या केवल वो समस्याएं गिना रहे हैं और सरकार की जो कमियां हैं उन पर अंगुली करके अपने दायित्व से बच रहे हैं? अनिल जी। प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पर बेसिक शिक्षा के उत्थान में लगा हुआ है और पूरे मनोयोग से लगा हुआ है। आपने देखा कि इसी अध्यापक से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी जाता है, इसी से राज्य पुरस्कार के लिए भी जाता है और जिले और तमाम मंडल स्तर पे उन्हें सम्मानित किया जाता है। वही शिक्षक होते हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम ये है उनके सामने कि उनके मूल काम के से ज्यादा अन्य काम उनसे करवाया जाता है। कभी जनगणना करवाई जाती, कभी पल्स पोलियो में ड्यूटी लग गई, मतदान में ड्यूटी लग गई, अभी बाढ़ आएगी, बाढ़ में ड्यूटी लग गई। कोई काम जो आ जाए जो किसी से नहीं होता, शिक्षकों को ड्यूटी लगा दी जाती है। अभी आपने देखा होगा कि कांवरिया में ड्यूटी लगा दी गई है, कई जगह जनपद पे अपने आदेश दिया, हमने डाला था। तो जब शिक्षक को उसके कार्य के लिए आप नहीं छोड़ेंगे और उससे चाहेंगे कितना उत्थान कर देगा। महीने में 30 दिन होता है, मान के चलिए 2 दिन उसको अन्य काम में लगा दिया जाता है, बचा 20 दिन। 20 दिन में वो मेहनत करता है और जो संसाधन है शिक्षकों के पास वो तो कम है ही है। थोड़ा सा सरकार इस पे ध्यान दे और संसाधन बढ़ा दे और शिक्षकों को अन्य काम से वंचित कर दे, उसका मूल काम शिक्षण कार्य रहे, तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था फिर उत्थान पे जाएगी। हरिशंकर जी, अनिल जी भी वही सवाल उठा रहे हैं। अगर सरकार की प्राथमिकता शिक्षा है तो शिक्षकों को गैर शिक्षणी जो ड्यूटी होती है उससे मुक्त करना पड़ेगा। स्कूलों की वैसे ही आए दिन छुट्टियां होती रहती हैं, जो शिक्षा के दिन हैं, जो क्लास के दिन हैं, उनमें भी उनको अगर जनपदीय स्तर पर, तहसील स्तर पर अन्य कार्यों में ड्यूटी लगा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है ऐसे में शिक्षकों का भी मन नहीं लगेगा और वो भी सोचेंगे चलिए कहीं सरकार ने ड्यूटी लगा रखी, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, बच्चे स्कूल में पढ़ें ना पढ़ें क्या फ़र्क पड़ता है। प्राथमिकता की बात मैं इस लेवल पे भी कर रहा हूँ। प्राथमिकता सिर्फ बजट, सिर्फ स्टाफ नियुक्त करने ही नहीं, बल्कि उनको उस काम में लगाए रखने की भी बात है। तो सरकार अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे सारी बातों का ध्यान रखना होगा, समग्र रूप में देखना होगा कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे और बच्चे सरकारी स्कूलों में आना अपनी प्राथमिकता में रखें, पेरेंट्स रखें। आज की डेट में कहा जाता है कि जो शिक्षक जिस स्कूल में पढ़ाता है अगर उसके गांव के नज़दीक वो स्कूल है तो अपने बच्चे को भी उस स्कूल में नहीं पढ़ाने के लिए भेजता है, वो किसी आसपास के निजी स्कूल में भेजता है। जब तक यह मानसिकता रहेगी, जब तक यह मानक रहेगा स्कूल का, तो चाहे जितने आप उपाय कर लीजिए इन स्कूलों की दशा नहीं सुधरने वाली है और सरकार इस सब के दायित्व से बच नहीं सकती है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए अनिल जी, हरिशंकर जी, आप दोनों का धन्यवाद। नमस्कार।
आपको धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यंग भारत न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।